तो देखो भाई, बात करते हैं आज, बता देना जरा सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार एंड सन की, है ना। जो हमारा सूरज है या और हमारे स्टार है, सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है सन के अलावा? अल्फा सेंटोरी, है ना। अल्फा सेंटोरी हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है सन के बाद। तो खैर, आज हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे सन के अंदर जो इतनी जबरदस्त एनर्जी हमें लगातार दिए जा रहा है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो पहले तो सन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हल्का फुल्का। तो सन की प्रेजेंट एज हो गई, ये प्रेजेंट एज है 4.9 मल्टीप्लाई 10 द पावर 8 इयर्स मींस 4.5 बिलियन इयर्स। डन। इस रेट के साथ वो लगातार एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है 3.9। ओके, 3.9 मल्टीप्लाई 10 द पावर 26, ऑलमोस्ट 4। ठीक है, ऑलमोस्ट 4। तो 4 मल्टीप्लाई 10 द पावर 26 जूल पर सेकंड। इस रेट के साथ सन लगातार एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। समझ रहे हो ना कितनी जबरदस्त है। और ये पर सेकंड है, ध्यान देने वाली बात ये, तो जबरदस्त एनर्जी है। अब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस, इक्वल टू mc स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से इसका लगातार मास डिक्रीज होता जा रहा है। किसका? सन का मास लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। और उसका रेट क्या है? 2 मल्टीप्लाई 10 द पावर 9 किलोग्राम पर सेकंड। कितना बड़ा अमाउंट है? 2 मल्टीप्लाई 10 द पावर 9 किलोग्राम पर सेकंड। एक सेकंड में इतना मास लगातार कम हो जाता है। डन। अब दिमाग में ख्याल आया कि यार इतनी ऐसे अगर इस हिसाब से मास डिक्रीज होता रहा तो ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। तो टेंशन नोट, क्योंकि इसका रियल वेट है 2 मल्टीप्लाई 10 द पावर 30 केजी, जो बहुत ज्यादा है। तो इसको ऐसे मत देखना कि ज्यादा कहाँ, ये 9 है ये 30 है। इसको इस एंगल से देखो ना, ये 20 10 द पावर 21 टाइम्स ज्यादा है। समझ रहे हो ना, इस तरीके से देखो। पर सेकंड जितना मास इसका रिड्यूस हो रहा है उसकी कंपेयर में जो इसका रियल मास है वो 10 द पावर 21 टाइम्स ज्यादा है। तो 10 द पावर 21 टाइम्स थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो टेंशन नो, क्योंकि इसका रियल मास बहुत ज्यादा है। और सन के अंदर अभी भी इतना मटेरियल अवेलेबल है कि वो आने वाले 5 मल्टीप्लाई 10 द पावर 9 इयर्स तक हमें ऐसे ही लगातार एनर्जी देता रहेगा। ओके, लगातार। अब प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो पूरे, अगर हम सन के मास की बात करें तो उसमें 35% तो हाइड्रोजन हो जाती है, 64% हीलियम है। ठीक है, ये हीलियम है। और ये अदर लाइट गैसेस लाइक लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब 1% के अंदर आ जाती है। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने बताया कि इसी रेट के साथ भी अगर सूरज लगातार बर्न होता रहा तो हमें आने वाले 5 मल्टीप्लाई 10 द पावर 9 इयर्स तक वो ऐसे ही एनर्जी देता रहेगा। तो चलो, हालांकि ये टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तो तय है एक दिन ये भी आएगा। अरे ये तो तय है ना, ये भी एक दिन आएगा, ये तो सर्टेन है। हम रहे ना रहे ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये तो टाइम आएगा। फिर क्या होगा? ब्लैक होल नहीं बनेगा, फिर ये धीरे धीरे फैलना स्टार्ट करेगा। अब तो इसमें कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन की वजह से फ्यूजन हो रहा है। फिर ये जो कंप्रेशन खत्म हो जाएगा, ये फैलना शुरू करेगा। तो ये बहुत, जो आज की डेट में हमारा, इससे भी बड़ा हो जाएगा। शायद इसका जो आउटर रीजन है वो मरकरी, वीनस आदि को भी अपने अंदर संभाले, ऐसा आइडिया है। ठीक है ना। तो फिर बन जाएगा ये कुछ टाइम के लिए रेड जाइंट। क्या बन जाएगा? रेड जाइंट। और रेड जाइंट भी रहेगा ये बहुत सालों तक, ऐसा नहीं है 2-3 साल तक, बहुत सालों तक रेड जाइंट ही रहेगा। हजारों करोड़ों साल तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर धीरे धीरे ये कंप्रेस होना स्टार्ट होगा, मतलब ठंडा होना स्टार्ट होगा। ठंडा होगा, जब ठंडे होने पर चीजें क्या होती हैं? कंप्रेस होती हैं, कंप्रेस। और फिर इसमें एक लास्ट में फाइनली एक विस्फोट होगा, जिसका नाम शायद सुपरनोवा हो सकता है, क्योंकि और जो हमारे चारों ओर होते हैं ऐसा, उसको हम सुपरनोवा बोलते हैं। तो उसमें फिर सुपरनोवा विस्फोट होगा। उसके बाद क्या होगा फिर देखते हैं। हमारा तो क्या होगा, खैर हमें तो कुछ पता ही नहीं।
ठीक है ना। तो खैर ये तो एक नॉर्मल बात है और पढ़ सकते हो, अगर जाके देखना है। तो खैर ये बेसिक बातें हो गई। अब आगे चलते हैं हम, जो हमारा मेन टॉपिक है। ये तो सन की बेसिक बातें हो गई। अब हमने पिछले कुछ टॉपिक में पढ़ा भाई, इतना तो हमें पता चल गया था कि स्टार हो या चाहे कोई सा भी सन, कोई सा भी क्या, सन तो अपना एक ही है, सन हो या कोई भी स्टार हो, इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो 100% किसकी वजह से है? फ्यूजन की वजह से है 100%। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। क्या? हम जानते हैं कि फ्यूजन तब होता है जब प्रोटॉन के पास इतनी एनर्जी हो कि वो आपस में जब मिले तो रिपल्सिव फोर्स उनके बीच ना लगे। क्लियर है? और अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ फ्यूजन तब होगा जब प्रोटॉन की एनर्जी, या हाइड्रोजन बोल दो, हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी हो? 10⁸ केल्विन और 10⁹ याद रहे। फ्यूजन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो कितना है? 10⁸ और 10⁹ केल्विन। किसके लिए? फ्यूजन के लिए ये रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है। ठीक है, ओके, याद हो गई हमारे। हमने जैसे डेवलप हुए धीरे धीरे हमने सन का पता लगाया। हमें पता चला जो सन है उसका जो आउटर मोस्ट रीजन है उसका टेम्परेचर तो 10⁵ केल्विन होता है, और जो इंटीरियर रीजन है इसका 10⁷ केल्विन होता है। तो देखा जाए तो ये तो दोनों ही टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर से कम है। तो फिर अब क्वेश्चन मार्क ये बन जाता है कि जब सन का टेम्परेचर इतना है ही नहीं तो उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे हुआ? ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूजन के लिए जरूरी है इस टेम्परेचर का होना। बात समझ रहे हो? तो फिर हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, क्या नाम था इनका? बैथे। बैथे अब इस मामले में अपने दो आइडिया देते हैं। ठीक है, तो बैथे सजेस्ट करते हैं कि भाई ये जो सन और स्टार के अंदर फ्यूजन होता है ये ऐसा फ्यूजन नहीं होता है जैसा हम यहाँ देखते हैं, बल्कि कुछ स्पेशल होता है। और स्पेशल ये दो तरीके से हो सकता है, एक कार्बन कार्बन साइकिल के थ्रू और दूसरा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के थ्रू। तो कार्बन कार्बन साइकिल क्या है उसको बाद में देखते हैं। तो जो मेन चीज है वो क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो उन्होंने कहा कि सन के अंदर जो लगातार एनर्जी मिल रही है ऑफ कोर्स फ्यूजन से मिल रही है, और फ्यूजन का वे है क्या? फ्यूजन नहीं, सॉरी मैं फ्यूजन बोल गया, फ्यूजन। फ्यूजन के थ्रू मिल रही है, और फ्यूजन भी किस प्रोसेस से हो रहा है? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल से। अब वो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या है इसको देख लेते हैं। तो बैथे क्या कहते हैं? बैथे कह रहे हैं कि देखो एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन आपस में मिलते हैं, मर्ज होते हैं। मर्ज, ये प्रोटॉन ही तो है भाई। 1s1 क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को क्या बोलते हो तुम? प्रोटॉन बोलते हो। तो हम प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की बात कर रहे हैं, है ना। तो दो प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में मिलते हैं, बना देते हैं ड्यूट्रॉन। ठीक है, और हमने इसको बैलेंस करके देखा, 1 1 2 हो गया, 2 कंप्लीट है। 1 1 2 होना चाहिए लेकिन 2 नहीं है, तो इसका मीनिंग यहाँ कौन निकला है? पॉजिट्रॉन निकला है। इस सिचुएशन में पॉजिट्रॉन, क्योंकि पॉजिट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 0। तो ऊपर तो कुछ ऐड नहीं करना पड़ रहा है, नीचे 1 ऐड करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिट्रॉन है, तो हमने पॉजिट्रॉन लिख दिया। तो ऐसे बना दिया करो या ऐसे बना दिया करो, और साथ में इस प्रोसेस में ये एनर्जी रिलीज हो गई। क्लियर? फिर ये पॉजिट्रॉन और वहां पर इसे कोई इलेक्ट्रॉन में घूमता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, अगर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस वहां पर अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन भी तो होगा उसका। तो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से कुछ रेडिएशन एमिट होती है, गामा रेडिएशन, और साथ में एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाती है। इतनी बात समझ में आई क्या? आगे देखो क्या होगा। अब एक और हाइड्रोजन एटम, एक और हाइड्रोजन एटम, या प्रोटॉन बोल दो, एटम नहीं सॉरी न्यूक्लियस, हाइड्रोजन न्यूक्लियस बोलो या फिर प्रोटॉन, बात तो एक ही है, प्लस वो ड्यूट्रॉन 1H2, ये दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों मिलकर बना देते हैं एक हीलियम का लाइट न्यूक्लियस। 2 + 1 3 3 1 1 2, तो क्या बना दिया उन्होंने? हीलियम का एक लाइट न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होता है, और बैलेंस है सब कुछ, गामा
रेडिएशन निकलती है, इस पूरे प्रोसेस में थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी और कुछ एनर्जी, पहले तो गामा रेडिएशन हो गई और 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। इतनी बात समझ में आई क्या? अब ये रिएक्शन कहीं पर हुई, जस्ट इमेजिन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इक्वेशन कहीं पर हो गए बैक टू बैक और हमें एक लाइट न्यूक्लियस मिल गया, किसका? हीलियम का। ठीक है, सुनते रहना मेरी बात। तो कहीं पर ये रिएक्शन हुई और ये रिएक्शन कहीं और पर भी हो रही होगी, कहीं दूर अलग हटके या इसके पास ही कहीं पर भी। तो एक हीलियम तो यहां से आया ये 2He3 और एक और, समझ रहे हो ना? क्योंकि क्या स्टार्स के अंदर गिनी हाइड्रोजन है क्या? बहुत सारी है, बहुत सारी है ना। तो कहीं पर ये रिएक्शन हुई होगी एक हीलियम, कहीं और भी ये रिएक्शन हुई होगी वहां से हीलियम। अब इत्तेफाक से ये दोनों हीलियम आ गए हैं, अब ये आपस में मिलते हैं। कहने का मीनिंग जो मैं, चलो बाद में बताऊंगा इस बात को। दो हीलियम के लाइट न्यूक्लियस ले लिए, अब ये मिलकर क्या करते हैं, इन्होंने प्रॉपर हीलियम का न्यूक्लियस बनाया प्रॉपर। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 3 3 6 होने चाहिए, 2 2 4 होने चाहिए। तो इसका मीनिंग यहाँ पर 2 प्रोटॉन रिलीज हुए होंगे, देख लो बैलेंस करके, है ना? तो देखो हीलियम न्यूक्लियस बना दिया और फाइनली 2 प्रोटॉन रिलीज हो गए और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। कितनी होती है भैया एनर्जी? 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब जरा सोचने वाली बात ये है, इक्वेशन 4 कब होगी? अब मैं सबको बैलेंस कर लेता हूँ। इक्वेशन 4 कब होगी? जब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दो बार हो। एग्री और नो? भाई इक्वेशन 4 होने के लिए जरूरी क्या है? हमारे पास 2He3 हो। इक्वेशन 4 कब होगी? जब हमारे पास 2 हीलियम के लाइट न्यूक्लियस हो और 2 हीलियम के लाइट न्यूक्लियस हमें कब मिलेंगे? जब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कितनी बार हो? 2 बार हो। समझ में आई क्या बात? तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई की 2 से और 4 को ऐड कर दिया। ऐसे तो करते हैं बैलेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड की मल्टीप्लाई करी 2 से और 4 को उसमें ऐड कर दिया। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? करवाओ। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद 4 में ऐड कर दीजिए। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम तो क्या 21H1 प्लस 21H1 हो गई। अब इधर आ जाओ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पॉजिट्रॉन, डन। इधर आ गए। अब इधर आ जाओ, 2 1H1 प्लस 2 1H2 आ गए। 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, प्लस 2 2He3 दो थे ना ये। अब एरो लगाओ और देखो क्या क्या हमारी वैल्यू बचती है। इधर वाली वैल्यू लिखते हैं, इधर तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम तो 2 1H2 आया ना, इसमें मल्टीप्लाई हो गई 2 की, इसमें भी करनी है, प्लस 2 पॉजिट्रॉन और इसका ट्वाइस 0.84 राइट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, प्लस ये वैल्यू 4 गामा, भाई 2 तो ऑलरेडी है और ट्वाइस जैसे करोगे 4 हो गया और 2.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है, हाँ सॉरी 0.4। अब इधर आ जाओ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई है, प्लस 2 He3 डन, प्लस 2 गामा और इसका ट्वाइस कितना हो गया 10 पॉइंट, इसका 98 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया ना, इसका ट्वाइस करोगे ना। ओके, और क्या बचता है? यहां पर आ जाओ,
ठीक, इसके अंदर 5.549 चलेगा, 5.49 5.5, चलो कोई नहीं, अब चल जाएगा। तो ये आ गया। अब इसमें तो ट्वाइस नहीं करना है ना, इसको ऐसे लिखो क्या, 2He4 प्लस, इसको ऐसे लिख दिया, और इसको क्या लिखते हैं हम, 21H1, 2 प्रोटॉन है ना, और इसको ऐसे ही 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब इनको बैलेंस कर लेते हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं ऊपर से, इसको बैलेंस करो। देखो 2 प्रोटॉन, अब इधर देखते हैं क्या कहें, 2 प्रोटॉन है, देखो क्या कहें, 2 प्रोटॉन है, ये रहे, तो ये हो गया कैंसिल, क्लियर। अगेन फिर 2 प्रोटॉन आए, देखते हैं एरो के बाद, और में 2 प्रोटॉन है क्या, नहीं है, तो 2 प्रोटॉन नहीं है, लिख दिया हमने 21H1, क्लियर। आगे चलते हैं, फिर क्या है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो क्या इधर कहीं इलेक्ट्रॉन है, 2 नहीं है, तो लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर क्या आया, 2 पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये रहे, इस पॉजिट्रॉन से ये पॉजिट्रॉन कैंसिल। फिर क्या है, 2 प्रोटॉन, तो 2 तो ऑलरेडी हैं ही, सीधा तुमने 4 कर दिया, 4 प्रोटॉन हो गए, इसका काम खत्म। अब आया ये क्या है, 2 न्यूट्रॉन, तो ये रहा न्यूट्रॉन, इससे ये कैंसिल, और ये हो गए 2 लाइट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, क्या और भी है, ये रहे, ये इससे हो गया कैंसिल, ठीक है। तो इधर तो वैल्यू यही बचती है सिर्फ। अब एरो लगाते हैं, इधर देखते हैं क्या क्या बचता है, ये कैंसिल हो चुका, ये कैंसिल, एनर्जी को बाद में लिख लेंगे। इसको देखते हैं, ये एनर्जी है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या, ये है, इसको लिखो, हीलियम का न्यूक्लियस बनता है, ठीक है, ये तो हो गई एनर्जी। अब कोई पार्टिकल देखो, एनर्जी को बाद में लिखें, और कोई पार्टिकल है क्या, पार्टिकल ढूंढो, कोई पार्टिकल, और कोई पार्टिकल नहीं है ना, देखो ये एनर्जी है, एनर्जी ये लिख चुके, एनर्जी 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 6 गामा, ओके, गामा 6 हो गए, देख लो किनके, 4 2, ओके। और जो एनर्जी है उसका सम कर लेते हैं, कितना है वैसे सम, मेगा इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो कहने का मीनिंग ये हुआ, अब मोटा लब्बो लबाब क्या है कि भाई 4 प्रोटॉन आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद इनका भी अपना काम है, चाहे तो इसको बैलेंस करने के लिए दोनों ओर हम, देखो मैं दोनों अगर 2 पॉजिट्रॉन जोड़ दूं, 2 पॉजिट्रॉन, तो होगा क्या, जैसे मैं 2 पॉजिट्रॉन जोड़ूंगा यहां से, तो गामा गामा रिलीज होगी, वो गामा से गामा इधर कट जाएंगे, तो इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते, उसे बाद में छोड़, बाद के लिए छोड़ दो, पहले इसे देखो। तो मेन बात क्या है, हमने देखा 4 प्रोटॉन है हमारे पास, ये आपस में मिले, और 4 प्रोटॉन मिलने के बाद हमें हीलियम न्यूक्लियस मिलता है, सही, और साथ में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी ठीक ऐसी ही है जैसी जब 3 न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं, याद आया क्या, 3 न्यूट्रॉन जो हमने जब न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा था उसमें इक्वेशन लिखी थी, याद आया क्या, जब 3 न्यूट्रॉन आपस में मिलते थे, याद आया, तो उसमें एनर्जी निकलती थी कितनी, 27.6 थी या 21.21 ये थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखो थोड़ा उसके आसपास जा रहे हैं, हल्का सा, ठीक है। तो ये है, चलो ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको एक बार अवॉइड करो। तो ये होता है बेथे के अकॉर्डिंग हमारे सन के अंदर क्या 4 हाइड्रोजन मिलते हैं आपस में, मिलने के बाद एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं और साथ में इतनी एनर्जी को रिलीज करते हैं,
बात समझ में आई क्या? तो इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हो, वैसे यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और अगर से देखो थोड़ा और लिखना चाहो बेहतर तो कुछ नहीं है, for 1H1 प्लस ये इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, इधर पॉजिट्रॉन को ऐड कर दो, 6 गामा प्लस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर भी 2 पॉजिट्रॉन को ऐड कर दो। कर दिया? तो देखो जब पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो गामा डीके होता है 2 बार, लेकिन ये 2 प्रोटॉन ये 2 हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो गामा डीके होता है 2 बार, लेकिन यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 हैं और 2 ही पॉजिट्रॉन है, तो गामा डीके कितनी बार होगा? 4 बार। तो ये तो फिनिश हो जाएगा, और 4 गामा से गामा कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो या तो ऐसे लिख लेना या फिर ऐसे ही छोड़ देना। समझ में आया क्या? तो कर सकते हो इसको, ये तो सिंपल सा टॉपिक है।